यस प्यारे विद्यार्थियों, एमडीएस यूनिवर्सिटी की जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं उनका ईएफएम का जो फर्स्ट पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध, और वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत सिलेबस में चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी का प्रबंध। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल या कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? कार्यशील पूंजी वह पूंजी होती है जो किसी भी व्यवसाय को या उद्योग धंधों के डे टू डे के जो कार्य हैं, दिन प्रतिदिन के कार्यों के संचालन करने के लिए जो पूंजी काम मिली जाती है उसको अपन वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब ये जो वर्किंग कैपिटल है इसके दो कंसेप्ट आपको बताए थे, एक तो होता है क्वांटिटेटिव कंसेप्ट और एक होता है क्वालिटेटिव कंसेप्ट। क्वांटिटेटिव कंसेप्ट के अंतर्गत हम वर्किंग कैपिटल को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो टोटल करंट एसेट्स हैं वो सकल कार्यशील पूंजी कहलाती हैं। और जो क्वालिटेटिव कंसेप्ट है उसके आधार पर हम नेट वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, और नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको बताया था, टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज, टीसीए माइनस टीसीएल। टोटल करंट एसेट्स में से टोटल करंट लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं अपन, तो ये आ जाएगी आपकी नेट वर्किंग कैपिटल, शुद्ध कार्यशील पूंजी। और एक कार्यशील पूंजी होती है जो कि व्यवसाय के जो निर्माणी संस्था है या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसके अंतर्गत कच्चे माल से हम अर्धनिर्मित माल तैयार करते हैं, अर्धनिर्मित माल से निर्मित माल, उसके बाद पैकिंग, उसके बाद बिक्री। तो इस सारे प्रोसेस के अंतर्गत जो पूंजी लगे होते हैं उसको हम चक्रीय कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी का महत्व। कार्यशील पूंजी किसी भी व्यवसाय के सफल संचालन के लिए बहुत ही आवश्यक है, और जो स्थायी संपत्ति हैं उन स्थायी संपत्तियों का अधिकतम उपयोग करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। कच्चा माल खरीदना है उसके लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी, कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करना है तो मजदूरी का पेमेंट करना पड़ेगा, और दूसरे खर्चे करने के उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी। आपको माल की बिक्री करनी है तो बिक्री करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का है या पैकिंग का है या दूसरे सेल्स प्रमोशन स्कीम्स हैं, उसमें भी हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। तो वर्किंग कैपिटल की उपयोगिता किसी भी व्यवसाय में या इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पर्याप्त कार्यशील पूंजी के लाभ, एडवांटेज ऑफ एडुकेट वर्किंग कैपिटल। यदि किसी संस्था में पर्याप्त कार्यशील पूंजी है, पर्याप्त कार्यशील पूंजी का मतलब है कि जितनी संस्था को आवश्यकता है उतनी पूंजी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। यदि कार्यशील पूंजी बहुत ज़्यादा अधिक होगी तो भी नुकसानदायक है, और कार्यशील पूंजी यदि बहुत कम है तो भी संस्था के लिए नुकसानदायक है। तो पर्याप्त यदि कार्यशील पूंजी की संस्था में है तो उसके हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं? उसमें सबसे पहला है विक्रेताओं को तत्काल भुगतान, क्विक पेमेंट ऑफ सप्लायर्स। जो सप्लायर्स हैं उनको हम तुरंत भुगतान कर सकते हैं, यानी कि हमने जो कच्चा माल जिनसे खरीदा है, जो हमारे सप्लायर हमको माल सप्लाई किया है, उनको हम तुरंत पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वर्किंग कैपिटल पर्याप्त मात्रा में है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऋण क्षमता एवं साख में वृद्धि, इंक्रीज इन डेब्ट कैपेसिटी एंड गुडविल। डेब्ट कैपेसिटी यानी कि यदि वर्किंग कैपिटल हमारे पास में होती है तो हम पेइंग जो कैपेसिटी हमारी वो अच्छी होगी और उससे गुडविल होगी। आप कोई भी व्यापारी संस्था जिसने कि कच्चा माल उधार खरीदा है, यदि वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसकी गुडविल खराब होती है मार्केट में। तो लेकिन यदि हमारे पास में पर्याप्त वर्किंग कैपिटल है तो हम ऋण का भुगतान टाइम पर कर सकते हैं, हमारी जो डेब्ट कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है, और जो साख है हमारी मार्केट के अंदर वो भी आपकी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट मंथ है नगद छूट, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब है कि हम जो कच्चा माल खरीद रहे हैं उसमें हम कैश डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं यदि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी है, वर्किंग कैपिटल है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक हमारे पास में है, तो हम कैश डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कई बार कई जो विक्रेता हैं वो डिस्काउंट देते हैं कि अगर आप उधार माल खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा, और यदि आप पेमेंट तुरंत करते हैं, कैश में माल खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट हम प्राप्त कर सकते हैं। ये कैश डिस्काउंट तभी प्राप्त कर सकते हैं जब किसी संस्था के पास में पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल मौजूद होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें पर्याप्त लाभों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडुकेट डिविडेंड। यानी कि जो कंपनी है जो कि लाभ कमा रही हैं, यदि उसके पास में वर्किंग कैपिटल है तो वो अपने अंशधारियों को पर्याप्त मात्रा में लाभांश का वितरण कर सकती है।
और यदि कंपनी लाभांशों का वितरण करती है तो अंशधारियों को लाभ समय पर प्राप्त होगा और उस कंपनी के अंशों का बाजार कीमत भी बढ़ेगी। मार्केट प्राइस अंशों की बढ़ती है, बाजार में उस कंपनी की ख्याति भी बढ़ती है। और ये तभी संभव है जब आपके पास में पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी उपलब्ध होती है, तो हम पर्याप्त मात्रा में लाभों का वितरण, लाभांश का वितरण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुकूल अवसरों का लाभ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, अवसर यदि आते हैं तो उनको हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल होती है। सपोज करिए कि कोई शुगर इंडस्ट्री है और अभी गन्ना पैदा हुआ है और गन्ने की कीमतें बाजार में अभी कम हैं, और यदि उस शुगर इंडस्ट्री पास में पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल होगी तो वो क्या करेगी कि उस समय उस गन्ने को खरीद सकती है और जो अनुकूल अवसर है उसका वो लाभ उठा सकती हैं। तो सस्ती दरों पर हम गन्ने की खरीद करके और अपने लाभों में वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें बैंकों से ऋण प्राप्ति में सुविधा, इजी एबिलिटी ऑफ बैंक लोन्स, यानी कि बैंकों से ऋण प्राप्त करने में भी हमें सुविधा होती है क्योंकि हमारी जो रीपेइंग कैपेसिटी है वो अच्छी होती है, क्योंकि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल है। तो सामान्यतः बैंक उस संस्था को उधार देने में हिचकिचाते नहीं है जिसके पास में पेइंग कैपेसिटी पर्याप्त मात्रा में होती है, यानी कि उनका इजी एबिलिटी ऑफ बैंक लोन हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य कुशलता में वृद्धि, इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी, वर्किंग कैपिटल के माध्यम से कर्मचारियों की जो कार्यकुशलता है, व्यापार के अंदर जो उसकी एफिशिएंसी है उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि हम मजदूरों को समय पर भुगतान कर सकते हैं, उनको बोनस दे सकते हैं, उनको इंक्रीमेंट दे सकते हैं, जिससे कि कर्मचारी जो हैं वो मन लगा करके काम करते हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। यदि कोई मशीन है वो ख़राब हो जाती है तो यदि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी तो हम टाइम पर उसको रिपेयरिंग कर सकते हैं, उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। यानी कि जो आइडियल आवर्स हैं, जो कार्य हैं घंटे हैं, वो हमारे ज़्यादा नहीं होंगे, हम टाइम पर वो कर सकते हैं। बिजली का है, मान लीजिए बिल का पेमेंट करना है तो हम उसका समय पर भुगतान कर सकते हैं यदि हमारे पास में वर्किंग कैपिटल है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि यदि वर्किंग कैपिटल पर्याप्त मात्रा में होगी तो उस संस्था के अंतर्गत एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूवमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें स्थायी संपत्तियों की उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिक्स एसेट्स, जो स्थायी संपत्ति हैं उनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। यानी कि यदि वर्किंग कैपिटल होगी तो हम जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनमें यदि टूट फूट है, रिपेयरिंग का काम है या और छोटे मोटे काम है तो करवा करके उनकी एफिशिएंसी को वृद्धि कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है और जर्जर अवस्था में हो गई है तो रिपेयरिंग करा करके उसको बिल्डिंग को हम अपडेट करा सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। या कोई भूमि है, मान लीजिए किसान है, भूमि ऊबड़ खाबड़ पड़ी हुई है, उसको समतल कराने के लिए हमारे पास में पर्याप्त कैपिटल है तो हम उसको ऐसा करके और उसको कृषि के योग्य बना सकते हैं। कोई मशीन है, मशीन मान लीजिए ख़राब हो गई है और तो हमारे पास में यदि वर्किंग कैपिटल होगी तो हम उसको ठीक करा करके और उसकी एफिशिएंसी में वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आकस्मिकताओं का सफलतापूर्वक सामना, मीटिंग अनसीन कंटीजेंसीज। हम ये जानते हैं कि व्यापार के अंतर्गत कभी कुछ ऐसी इमरजेंसीज आ जा सकती हैं या व्यापार चक्र आ जाते हैं या कुछ ऐसी जटिल परिस्थिति आ जाती हैं जिनकी यदि कुछ ऐसे जो कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं तो यदि हमारे पास में पर्याप्त वर्किंग कैपिटल होगी तो हम उनका सामना आसानी से कर सकते हैं। जैसे अभी पिछले साल मार्च 20 में भारत में लॉकडाउन लगाना पड़ा और कोविड-19 की महामारी जो पूरे विश्व के अंतर्गत है तो ये अचानक आई और इसके कारण से बिजनेस और इंडस्ट्री उसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। लेकिन जिन कंपनियों के पास में पर्याप्त वर्किंग कैपिटल थी उन लोगों ने इनका आसानी से सामना कर लिया और वो सर्वाइव कर गए। तो जो इमरजेंसीज आती हैं या कंटीजेंसीज आती हैं, यदि हमारे पास में पर्याप्त वर्किंग कैपिटल होगी तो हम उनका आसानी से सामना कर सकते हैं और व्यवसाय जो है वो सर्वाइव कर सकता है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हुए जो बताते हैं कि यदि किसी संस्था के पास में पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल होती है तो उस संस्था को इस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। अब हम इसका एक नेगेटिव डायरेक्शन पढ़ेंगे कि यदि आवश्यकता से अधिक कार्यशील पूंजी है या कार्यशील पूंजी की मात्रा बहुत कम है, अनावश्यक कार्यशील पूंजी है, तो उससे हमें क्या डिसएडवांटेज प्राप्त होते हैं। तो हमारे यहाँ पर थिंकिंग नेगेटिव होगी, क्योंकि कोई भी अति सर्वत्र वर्जित, यदि आवश्यकता से ज़्यादा होगी
तो पूंजी वो हमें नुकसान करेगी। व्यवसाय के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, देखिए आप, नंबर 1 है अनावश्यक सामग्री संग्रह, अननेसेसरी एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। यदि कार्यशील पूंजी ज़्यादा होगी तो हम अनावश्यक रूप से स्टॉक करेंगे, कच्चे माल का स्टॉक करेंगे, हमारा जो निर्मित माल है वो स्टॉक उसका ज़्यादा रह जाएगा और हम ये ध्यान ही नहीं दे पाते क्योंकि हमारे पास में पैसे की कमी है नहीं, हमारे पास में वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा मात्रा में है, आवश्यकता अधिक पड़ी हुई है, तो इन्वेंट्री का अनावश्यक रूप से संग्रह होना शुरू कर देगा। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि हमारी जो कैपिटल है वो अनयूज्ड पड़ी रहेगी, उस पर रिटर्न पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा। और जो जहाँ पर स्टॉक रखा है उसका गोदाम का किराया भी हमें ज़्यादा देना पड़ेगा और उसमें पैसा भी हमें इन्वेस्ट हुआ अनावश्यक रूप से, तो उससे भी हमें कोई रिटर्न प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसके कंपनी के जो प्रॉफिट हैं उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सट्टात्मक लाभ प्रवृत्ति, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट टेंडेंसी, यानी कि यदि पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी होती है तो व्यवसाय सट्टे की प्रवृत्ति, यानी कि सट्टे स्पेकुलेटिव जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करने की कोशिश करेगा कि अभी हमारे पास में मान लें 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसको सट्टे में लगा दें या उसे तेजी मंदी वायदे के जो सौदे करते हैं तो उससे भी कई बार संस्था को हानि होने की संभावना इसमें होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दोषपूर्ण साख नीति, डिफेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी। यदि पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी से भी ज़्यादा हमारे वर्किंग कैपिटल होती है तो हमने जो उधार माल बेचा है उसकी रिकवरी हम टाइम पर नहीं करते हैं क्योंकि हम उसमें उदासीन हो जाते हैं या लापरवाह हो जाते हैं, तो हमारी जो क्रेडिट पॉलिसी है वो डिफेक्टिव हो जाती है। तो कस्टमर भी क्या करता है कि टाइम पर भुगतान नहीं करता है, तो हमारे कोई बैड डेट्स की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती हैं, तो व्यवसाय में कई जो पैसा है वो डूबने की संभावना भी इसमें बनी रहती है, तो उससे संस्था को नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंधकीय अकुशलता, मैनेजर इनएफिशिएंसी। यदि किसी संस्था में आवश्यकता से ज़्यादा कार्यशील पूंजी है या अनावश्यक वर्किंग कैपिटल पड़ी हुई है तो वो इस बात का प्रतीक है कि वहाँ का जो मैनेजमेंट है, विशेषकर जो फाइनेंस का मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल जो मैनेजर्स हैं उनकी एफिशिएंसी ठीक नहीं है क्योंकि उन्होंने पैसे का ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया है और वो ये इस बात का द्योतक है या इंडिकेटर है कि वो संस्था के अंतर्गत प्रबंधकीय कुशलता नहीं है, वो प्रबंध के मामले में फाइनेंस का प्रबंध करने में वो अकुशल रहे हैं क्योंकि आवश्यकता से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल वहाँ पर पड़ी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है लाभों पर विपरीत प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑन प्रॉफिट्स। इन सब का क्या स्थिति पड़ेगी कि यदि इन्वेंट्री में पैसा बहुत ज़्यादा है तो आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, वो इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा आपका प्रॉफिट के ऊपर। आपने सट्टे की प्रवृत्तियों में मान लीजिए पैसा लगा दिया, वहाँ नुकसान हो गया तो उससे भी लाभों पर आपका विपरीत असर पड़ेगा। आपकी डिफेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी है, पैसा आपका डूब रहा है तो उससे भी आपके लाभ पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो इस कुल बनाकर लाभों पर जब विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो कंपनी के जो अंशधारी है उनको लाभांश का भुगतान टाइम पर नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ अमंग शेयर होल्डर्स। अंशधारियों में भी असंतोष उत्पन्न होगा। अंशधारी तो ये चाहते हैं कि समय पर उनको लाभांश का भुगतान कंपनी करती रहे और यदि कंपनी ज़्यादा लाभ कमाएगी तो उनको हम डिविडेंड ज़्यादा भुगतान कर सकते हैं, इंटरिम डिविडेंड भी दे सकते हैं। लेकिन जब आवश्यकता से ज़्यादा पूंजी होती है या अनावश्यक पूंजी होती है तो उससे कंपनी के लाभों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। कंपनी के जब लाभ कम होंगे तो अंशधारी को डिविडेंड भी कम मिलेगा, बाजार में उनके अंशों की कीमत भी कम होगी। तो इससे क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर्स बनने की संभावना बनी रहती है और अंशधारियों में असंतोष उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी संस्था में यदि कार्यशील पूंजी पर्याप्त मात्रा में है तो ही लाभदायक होगी, यदि कार्यशील पूंजी बहुत अधिक मात्रा में है तो भी नुकसानदायक है, और कार्यशील पूंजी अनावश्यक रूप से पड़ी रहती है वो भी नुकसानदायक है, और कार्यशील पूंजी की जितनी आवश्यकता है उससे कम है तो भी नुकसानदायक है, क्योंकि यदि कम होगी तो हम ये जो विक्रेताओं को तत्काल भुगतान नहीं कर पाएंगे, या और दूसरी जो समस्या है हम नगद छूट प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हमारी गुडविल मार्केट के कारण खराब हो सकती है, हमारी जो पेइंग कैपेसिटी है वो उसको एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है, हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है, कर्मचारियों को यदि वेतन भत्ते हम टाइम पर नहीं दे पाएंगे तो वो कार्य नहीं कर पाएंगे, तो हड़ताल की संभावना भी बनी रह सकती है। तो कुल मिला के ये बात हो गई कि किसी भी संस्था में कार्यशील पूंजी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, न तो अधिक होनी चाहिए न कम होनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।